हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्थिक विकास के डॉमर मॉडल की। पिछले वीडियो में हमने हेरोड के मॉडल के बारे में बात की थी। हेरोड और डॉमर दोनों ने ही अपने विकास मॉडल दिए थे। डॉमर ने अपने विकास से संबंधित विचार 1946 में इकोनोमेट्रिका में प्रस्तुत किए। डॉमर के मॉडल में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र और किन्सियन अर्थशास्त्र का मिश्रण रहा। डॉमर का मॉडल पूंजी स्टॉक समायोजन का मॉडल माना जाता है। डॉमर की जो रुचि है वो समृद्धि की तुलना में समृद्धि दर में अधिक मानी गई। इसके आधार पर उन्होंने विकास मॉडल को गत्यात्मक रूप दिया। डॉमर ने दीर्घकालीन समस्याओं का अध्ययन साधनों के द्वारा किया। अब हम अगर बात करें डॉमर के मॉडल की मुख्य तत्वों की, कि उन्होंने अपने सिद्धांत में मॉडल में मुख्य रूप से क्या कहा, तो हम ये कह सकते हैं कि डॉमर ने अपने विकास मॉडल में मुख्य रूप से यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि चूंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए विनियोग की दर इतनी होनी चाहिए कि आय व उत्पादन में समान दर से वृद्धि हो सके। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित किया था कि पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए आवश्यक विनियोग की दर क्या होनी चाहिए, उसकी किस प्रकार से गणना की जानी चाहिए और इस स्थिति को किस प्रकार साम्य में बनाए रखा जा सकता है। डॉमर ने अपने विकास मॉडल में मुख्य रूप से जो बातें कही, उन्हें अगर हम पॉइंट वाइज लेना चाहें तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि विनियोग पर उन्होंने चर्चा की। विनियोग का आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने बताया, क्योंकि इससे एक और आय में वृद्धि होती है और दूसरी ओर उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दूसरा उन्होंने जो महत्वपूर्ण तत्व बताया, उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग तभी संभव होता है जबकि उत्पादित वस्तु के लिए पर्याप्त मांग हो, और यह पर्याप्त मांग समाज के कुल व्यय अर्थात उपभोग स्तर पर निर्भर करती है। यदि संपूर्ण मांग उतनी नहीं होगी कि अधिक उत्पादन क्षमता द्वारा उत्पादित वस्तु की खपत कर सके, तो निर्मित उत्पादन क्षमता का या तो बिल्कुल उपयोग नहीं होगा या फिर उसका उपयोग पूर्ण रूप से नहीं होगा। इस प्रकार आय की वृद्धि को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन दोनों बराबर रहें। इसी तरह उनका ये कहना था कि जो बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता है वह अर्थव्यवस्था पर दो प्रकार से प्रभाव डालती है। या तो इससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होकर आर्थिक उत्पादन होने लगता है, या फिर प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने पर बेरोजगारी में वृद्धि होती है। दो तरह से ये प्रभाव डालती है। इसी तरह डॉमर कहते हैं कि पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए वास्तविक तथा मौद्रिक आय दोनों ही दर से बढ़नी चाहिए। दोनों एक ही दर से बढ़नी चाहिए। वास्तविक आय और उत्पादन क्षमता में भी समान गति से वृद्धि होनी चाहिए। इन दोनों प्रभाव में से जो पहला प्रभाव है वह अधिक उचित माना गया, और इस बात पर यह निर्भर करता है कि आय वृद्धि का व्यवहार किस प्रकार का है। इस दृष्टि से यदि पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो आय में वृद्धि निम्न दर से होनी चाहिए। डॉमर ने जो सूत्र दिया उसके अनुसार आय में जो वृद्धि है वह किस पर निर्भर करेगी?
बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पाद अनुपात के ऊपर निर्भर करेगी। अब हम देखते हैं कि जो डॉमर ने अपना सिद्धांत दिया वो किन किन मान्यताओं पर आधारित है। डॉमर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने माना कि प्रारंभिक अवस्था में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन है। दूसरा, उन्होंने माना कि राज्य का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तीसरी मान्यता उन्होंने ली कि अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का कोई स्थान नहीं है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह बंद अर्थव्यवस्था है। इसी तरह उन्होंने मान्यता ली कि औसत और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों बराबर है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता और सीमांत बचत प्रवृत्ति यथास्थिर रहती है, ये उन्होंने माना। इसके अलावा उन्होंने जो मान्यता ली उनमें है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समायोजन का कार्य तत्काल होता है, टाइम गैप नहीं है, समय अंतराल टाइम लैग नहीं रहता है। इसी तरह उन्होंने एक मान्यता और ली कि विकास मॉडल में प्रत्येक घटक को शुद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे शुद्ध बचत, शुद्ध निवेश, शुद्ध आय वृद्धि। तो ये मान्यताएं लेकर जो डॉमर ने अपना सिद्धांत दिया, मॉडल दिया, अब हम उसकी समीकरणों की बात करें। डॉमर ने आर्थिक विकास के लिए विनियोग पक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना। विनियोग एक ओर तो आय को उत्पन्न करता है, दूसरी ओर उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। अब इसमें से हम पहले ले लेते हैं पूर्ति पक्ष को, कि पूर्ति पक्ष पर विनियोग किस तरह से प्रभाव डालता है और उसका समीकरण किस तरह से बनता है। डॉमर जो है वो पूर्ति पक्ष को इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि विनियोग की वार्षिक दर मान लीजिए है आई, नई पूंजी की उत्पादन क्षमता हम ले रहे हैं एस, तो $1 पूंजी की उत्पादन क्षमता होगी वार्षिक IS। अब वो ये कहते हैं कि नई पूंजी का उपयोग पुरानी मशीन के स्थान पर यदि किया जाए तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन क्षमता है वो IS से कम होगी। डॉमर के अनुसार यह वार्षिक उत्पादन क्षमता I सिग्मा के अनुसार होगी। इसे सिग्मा प्रभाव भी कहा जाता है, उन्होंने इसे सिग्मा इफेक्ट नाम दिया। इस प्रकार वार्षिक उत्पादन क्षमता IS से न बढ़कर I सिग्मा के बराबर बढ़ती है, अर्थात जो IS है वो अधिक है I सिग्मा के। जहाँ विनियोग की जो औसत उत्पादकता है वह डेल्टा Y अपॉन I को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जो इनका डॉमर का जो विनियोग के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि है उसे हम अगर एक समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Y बराबर I सिग्मा। ये है डॉमर की पूर्ति पक्ष की समीकरण। अब दूसरी तरफ हम देखें मांग पक्ष को, तो मांग पक्ष में डॉमर के अनुसार उत्पादन क्षमता में वृद्धि तब होती है जब लोगों की मांग या आय में बढ़ोतरी हो। आय में कुल मांग में वृद्धि की व्याख्या को उन्होंने किन्स के गुणक सिद्धांत के अनुसार दिया। उन्होंने जो आय में वृद्धि का समीकरण दिया वो है डेल्टा Y बराबर डेल्टा I मल्टीप्लाई बाय I अपॉन S या इन्फिनिटी, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये इनकी मांग पक्ष की समीकरण है। अब संतुलन की बात करें। यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है तो राष्ट्रीय आय उत्पादन क्षमता के बराबर होगी। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए आय तथा उत्पादन क्षमता
दोनों को समान गति से बढ़ना चाहिए। इस प्रकार जो इनका आधारभूत समीकरण है, संतुलन का समीकरण है, वो बनता है डेल्टा आई बराबर 1/अल्फा इक्वल्स टू आई सिग्मा। अब यहाँ आई सिग्मा जो है वो आपका पूर्ति पक्ष को बता रहा है, डेल्टा आई प्लस 1/अल्फा जो है वो आई में वृद्धि या मांग पक्ष को बता रहा है। इन दोनों में संतुलन होता है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसे उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। आइए अब हम उस उदाहरण को देखते हैं। वो कहते हैं कि माना जो सिग्मा है उत्पादन क्षमता 25% है, पूंजी उत्पादन अनुपात जो है हमारा 100:25 या फिर इसे शॉर्ट में करें तो 4:1। बचत प्रवृत्ति जो है वो 12% है। वार्षिक आय 150 बिलियन प्रतिवर्ष है। पूर्ण रोजगार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आय का 12% भाग विनियोजन करना आवश्यक है। तो आप देखिए यहाँ 150 इंटू 12/100 जब हम करेंगे तो हमारा 18 बिलियन विनियोजन आएगा। अब इस विनियोजन में 18 बिलियन की वृद्धि होने से उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी? उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी 18 इंटू 25/100, 4.5 बिलियन की वृद्धि होगी। विकास की गति को दृढ़ता प्रदान करने के लिए बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता का उपयोग करना आवश्यक होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 18 बिलियन के विनियोजन के द्वारा 4.5 बिलियन की जो है वो आय में वृद्धि होगी। जो कुल आय जो है, कुल आय की कितनी प्रतिशत है? ये 150 बिलियन हमारी कुल आय है, उसमें 4.5 बिलियन मतलब 3% के बराबर इसमें वृद्धि होगी। आय में वृद्धि डेल्टा आई बटा आई अगर किया जाए तो 18 बटा कुल आय आपकी 150, पूंजी उत्पादन अनुपात आपका है 1:4 तो 4, तो ये हमारा निकला 3%। उत्पादन क्षमता में वृद्धि जो है हमारी वो भी आई है 3%, 12/100 इंटू 25/100। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि आय की वृद्धि जो है दर उत्पादन क्षमता की वृद्धि दर के बराबर होती है। ये थी डॉमर की आर्थिक विकास के मॉडल की समीकरण। अगर हम इसे रेखा चित्र के द्वारा देखना चाहें तो आप देखिए इस रेखा चित्र में जो OX अक्ष है उस पर आय के स्तर को बताया गया है और जो OY अक्ष है वहाँ बचत और विनियोग को बताया गया है। प्रारंभ में संतुलन यदि S1 बिंदु पर है जहाँ बचत और विनियोग दोनों बराबर हैं, आय का स्तर हमारा इस S1 बिंदु से देखें तो OY1 है। अब अगर वार्षिक विनियोग की दर आपकी I1 है, ये I1, तो नई पूंजी का उपयोग पुरानी मशीन के स्थान पर किया जाएगा और फिर गुणक का प्रभाव होगा और आय जो है हमारी वो बढ़कर S1A ये इतनी आय या हम ये कहें कि Y1 Y2 के बराबर आय बढ़ जाएगी। ये जो आय बढ़ी है यह वार्षिक उत्पादन क्षमता जो है I सिग्मा से हमारी कम है। अब यदि आय OY2 होती है तो यह जो OY2 है वह OY1 से कम है
OY1 से OY2 जो है हमारी वृद्धि जो है वो आय में वृद्धि जो है वो कम है। OY2 अधिक है, OY1 हमारी कम थी। यदि विनियोग की मात्रा को बढ़ाकर यहाँ हम I2 कर दें तो जो आय में वृद्धि होगी वो हमारी वृद्धि होगी S2 B के बराबर या Y2 Y3 के बराबर। इस प्रकार से जो ये आय में वृद्धि है वो गुणक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चलती रहेगी और यह गुणक वृद्धि जो है वो आगे से आगे आय में वृद्धि को उत्पन्न करेगी गुणक के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। तो ये था हमारा डॉमर के विकास मॉडल का रेखाचित्रीय प्रदर्शन। अब हम इस सिद्धांत की आलोचनाओं की बात करें तो जैसा कि हेरेड और डॉमर दोनों के ही सिद्धांतों की आलोचनाएं की जाती है। डॉमर के सिद्धांत की भी अवास्तविक मान्यताओं के लिए आलोचना की जाती है। दूसरा, दीर्घकाल में बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं रहते, इस बात के लिए उनकी जो है आलोचना की जाती है। डॉमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग की संभाव्य सामाजिक औसत उत्पादकता का समावेश किया है और जो पूंजी की औसत उत्पादकता है वह अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, इसलिए पूंजी की उत्पादकता को मापना मुश्किल है। इस बात के लिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई। मॉडल जो है बहुत ज़्यादा समग्रीय माना जाता है डॉमर का। इसमें विकास के विभिन्न अंगों के समुचित विकास का वर्णन नहीं किया गया है, इस बात के लिए आलोचनाएं की जाती हैं। डॉमर के विकास मॉडल में विकास की दर की अवहेलना की गई, उसे एक तरफ कर दिया गया, जबकि अर्धविकसित जो देश हैं वहाँ विकास की दर को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसी तरह नियमित विकास की चर्चा जो है वह भी डॉमर के मॉडल में कहीं दिखाई नहीं देती है। डॉमर के विकास मॉडल में विनियोग में वृद्धि से आय में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि की ही बात सिर्फ कही गई है, किंतु मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले नियमित विकास का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया। इसी तरह पूर्ण रोजगार दर और उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग दर में अंतर का अभाव जो है उस बात के लिए भी डॉमर के विकास मॉडल की आलोचनाएं की जाती हैं। डॉमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग की एक निश्चित दर पर ध्यान केंद्रित किया जो आर्थिक साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान कर सके, लेकिन आय में वृद्धि की दर में भेद करने में वे विफल रहे। तो इस तरह से डॉमर के सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। लेकिन इन सब आलोचनाओं और कमियों के बावजूद डॉमर का विकास मॉडल आर्थिक वृद्धि विश्लेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग की दोहरी भूमिका, आय में वृद्धि से मांग प्रभाव और उत्पादन क्षमता का सृजन कर पूर्ति प्रभाव को उजागर किया। इसलिए विनियोग की उस दर पर पहुंचने पर जोर दिया जो दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार को बनाए रख सके। तो यह आर्थिक विकास के मॉडल्स में डॉमर के सिद्धांत का अपना महत्व जो है वो स्थापित हुआ है उनके सिद्धांत के कारण, उनकी आलोचनाएं होने के बावजूद।